हाँ, अपन ने इससे पूर्व जो वीडियो देखा था उसमें हम सभी ने ये अध्ययन किया था कि तीन चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हमारे जलवायु के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जलवायु के अध्ययन में इससे पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया कि तापमान और वायुदाब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तापमान जैसे जैसे बढ़ता है उस स्थान का वायुदाब कम होता जाता है। और वायुदाब से जुड़ी हुई है हवाएं। जिस स्थान पे वायुदाब अधिक होगा तो उस स्थान पे हवाएं अधिक चल अधिक होगा। तो उस स्थान पे वायुदाब भी क्या होगा, अधिक होगा। तो फिर वहां से हवाएं क्या करेगी, चलेगी। जैसे अपन ने इससे पहले का जो वीडियो था उसमें ये पढ़ा कि मध्य भाग में वायुदाब बहुत ही उच्च पाया जाता है। और जैसे जैसे हम इससे तट की ओर आते हैं वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाता है। अर्थात यहाँ लगभग 1036 वायुदाब है, तो यहाँ 1012 के लगभग ही वायुदाब था। तो यहाँ से हवाएं क्या करेगी, बाहर निकलेगी। और हवाएं बाहर निकल के चारों तरफ निकलने का प्रयास करेगी। अब ये हवाएं सीधी नहीं निकलती सकती। ये हवाएं क्या करती है, इस तरह घूम के फिर बाहर निकलेगी। और इस तरह की दशाओं को हमने कहा था प्रति चक्रवातीय दशाएं। इस प्रति चक्रवातीय दशाओं से वर्षा नहीं होती, वर्षा होती है चक्रवातीय दशाओं से। चक्रवातीय दशाओं में क्या होता कि जैसे इस स्थान पर वायुदाब न्यून हो गया, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी, तो इस स्थान पर वायुदाब क्या हो गया, न्यून हो गया। तो हवाएं क्या करेगी, इस स्थान की ओर आने का प्रयास करेगी। अब चारों ओर से हवाएं क्या करेगी, इस स्थान की ओर आने का प्रयास करेगी। लेकिन इस स्थान पर हवाएं सीधी नहीं आ पाएगी। ये हवाएं क्या करेगी, चक्कर लगाते हुए आएगी। ये हवाएं इस तरह चक्कर लगाते हुए इस भाग की ओर पहुंचेगी। और चक्कर लगाती है इसीलिए इसका नाम हो गया चक्रवात। और ये न्यून वायुदाब की ओर पहुंचती है। जब यह हवाएं समुद्र की ओर से आती है, जिससे पहले अपन ने अध्ययन किया था उसमें हवाएं इधर से आ रही थी। जब इधर स्थलीय भाग से हवाएं आ रही है तो उसमें किसी प्रकार की वर्षा होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन जब हवाएं इस जलीय भाग की ओर आएगी तो ये हवाएं कैसी होगी, आर्द्र होगी। और आर्द्र होगी इसी कारण ये हवाएं क्या करेगी, वर्षा करेगी। और ये चक्रवातीय दशाएं हमें ग्रीष्म काल में देखने को मिलती है। ग्रीष्म काल में हम देखते हैं कि हवाएं जो दक्षिण है उस दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस तरह हवाएं चलती है। और इन हवाओं का जो वर्षा का है, इन हवाओं से जो वर्षा होती है उस वर्षा को हमने मानसूनी वर्षा नाम दिया है। मानसूनी वर्षा ऐसी हवाएं होती है जो कि हर 6 माह बाद अपनी दिशा बदल लेती है। और इसी कारण इन हवाओं को कहते हैं मानसूनी हवाएं। अर्थात 6 माह हवाएं इधर से इधर चल रही है और 6 माह हवाएं इधर से इधर चलती है। और आपने इसमें अंतर उष्ण कटिबंधीय परिसरण भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और कई विद्वानों का मानना है कि ये जो वायुदाब की पेटियां शिफ्ट होती है इसी कारण ये हवाएं चलती है। ये हवाएं कोई अलग हवाएं नहीं है, ये पूर्वी हवाएं और पछुआ हवाएं हैं ही है। लेकिन इन हवाओं वायुदाब की पेटियों के कारण ये हवाएं ऊपर नीचे खिसकती है। तो हम इसमें नहीं जाते हैं, हम केवल इस पे एशिया के भूगोल और एशिया के भूगोल में जो यहाँ की वर्षा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें देखते हैं कि जैसे जैसे हम दो तरह की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं या उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो हमें इस मानचित्र में एक सामान्य प्रवृत्ति नजर आती है कि वर्षा की मात्रा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और तटीय भागों पर जाने पर वर्षा की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी एक और प्रवृत्ति हमें नजर आ रही है कि जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, सॉरी पश्चिम से पूरब की ओर, ये पश्चिम दिशा है। और पश्चिम दिशा से हम क्या कर रहे हैं, ये पूरब की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हम पश्चिम से पूरब की ओर आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो वर्षा की मात्रा है वो पुनः क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यह प्रवृत्ति भी हमें दिखाई देती है। अब यहाँ की वर्षा को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो दक्षिण एशिया की वर्षा, ये दक्षिण एशिया की वर्षा। और दूसरी ये आपके दक्षिण पूर्वी एशिया की वर्षा। दक्षिण एशिया की जो वर्षा है वो वर्षा लगभग मानसूनी हवाओं से होती है, इसी कारण इनको मानसूनी वर्षा भी कहा जाता है। दूसरी ये पश्चिम में पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है वो चीन के आसपास की हवाएं होती है, उनके कारण होती है। तो इस प्रकार की जो वर्षा है उसको पूर्वी एशियाई मानसून भी कहा जाता है। तो दो प्रकार की वर्षा को हमने यहाँ मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया, पूर्वी एशियाई मानसून और दक्षिण एशियाई मानसून। दक्षिण एशियाई मानसून में जो बड़ा रोल है वो
मानसूनी हवाओं का है। और इनमें जो रोल है वो इधर की तरफ से आने वाली, जो पूर्व की ओर से आने वाली वर्षाओं का, हवाओं का है। दक्षिण पश्चिम में जो वर्षा होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही क्या होती है, तेज होती है, और बहुत तेज स्पीड होती है। इसी कारण यहाँ जो वर्षा होती है इस भाग में, इस वर्षा को कहते हैं बादलों का फटना। बादलों का फटना का तात्पर्य है कि बादल एकदम जैसे कपड़ा फटता है और उसमें से चीज गिर जाती है पूरी की पूरी एक साथ। इसी तरह यहाँ बादल फट गया और उस बादल के फटने से पूरा का पूरा जो पानी है वो एकदम गिर गया। ये ज्यादातर दशाएं होती है, हमारा ये तटीय भाग है, इस तटीय भाग के आसपास ही यहाँ पर बहुत ज्यादा दशा होती है। और एक हिमालय वाला जो भाग है इसमें मानसून के फटने की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा होती है। मानसून का फटना भी कह सकते हैं इसको, ब्रस्ट ऑफ मानसून भी कहते हैं, और इसे हम बादलों का फटना भी कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो वर्षा की मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है। और यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, इसी कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर, यहाँ के जो कल्चर है इसको चावल कल्चर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चावल को आप सभी जानते हो कि बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और अपन ये जब आगे इसकी कृषि पढ़ेंगे तब भी इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि जिन जिन क्षेत्रों में यह वर्षा अधिक हो रही है उन क्षेत्रों में चावल की खेती भी अधिक हो रही है, और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम हो रही है उन क्षेत्रों में गेहूं की खेती हो रही है। और ऐसे भाग जो कि पहाड़ी भाग हैं और उन क्षेत्रों में वर्षा हो रही है, अर्थात ऐसे भाग जो कि पहाड़ी भाग हैं और उन क्षेत्रों में वर्षा भी हो रही है, तो उन क्षेत्रों में चाय की खेती होती है। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कैसे जुड़ी हुई है, इससे पूर्व के वीडियो में हमने ये जाना कि तापमान, तापमान जहाँ अधिक है वहाँ वायुदाब क्या रहेगा, तापमान अधिक है तो वायुदाब न्यून रहेगा। वायुदाब न्यून है तो हवाएं उस ओर चलेगी, हवाएं उस ओर चलेगी तो हवाएं यदि जलीय भाग से आ रही है तो पानी लेके आएगी, पानी लेके आएगी तो उस स्थान पर वर्षा क्या होगी, अधिक होगी। वर्षा अधिक होगी तो उस स्थान पर कृषि भी क्या होगी, अलग तरह की होगी। वर्षा कम है तो उस स्थान पर सारी जो गतिविधियां हैं वो अलग प्रकार की होगी। वहाँ के आवास इससे प्रभावित होंगे, वहाँ की कृषि प्रभावित होगी, वहाँ की वनस्पति प्रभावित होगी, वहाँ के जीव जंतु प्रभावित होंगे। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ अपन जो अध्ययन कर रहे हैं यह मुख्य रूप से वर्षा का अध्ययन कर रहे हैं कि ग्रीष्म काल में वर्षा कैसे प्राप्त होती है और किस तरफ वर्षा अधिक होती है और किस तरफ वर्षा कम होती है।